फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी उनमें पहली बड़ी खबर है बिम्स्टेक की 5वीं बैठक। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों के संगठन बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दिल्ली में बैठक हुई। क्या रहा इस बैठक में खास और कैसे भारत समुद्री सुरक्षा पर, समुद्री सहयोग पर तेजी से कर रहा है काम, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत करने वाले हैं। कैसे चलती है ये ट्रेन, इस खबर को भी आपको दिखाएंगे हम विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है भक्तों के बीच भगवान। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। पुरी सहित देश भर के तमाम शहरों में कैसे उमड़ा आज आस्था का सैलाब, तस्वीरों को दिखाएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कल देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जींद में दिखाएंगे हरी झंडी। जालंधर से करेंगे 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। चंडीगढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई भारत की प्राथमिकता। 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव में बोले एनएसए अजीत डोभाल। सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों के साथ की व्यापक चर्चा। सड़क, सुरंग, हवाई अड्डे और बंदरगाहों की सैन्य अभियानों में अहम भूमिका। सीमा सड़क संगठन के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, सड़क बनाने वाला हर कर्मी भी राष्ट्र का प्रहरी। जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ रथ यात्रा का आरंभ। पुरी में लाखों की संख्या में जुटे भक्त। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह हुए मंगला आरती में शामिल। देश के अलग अलग शहरों में भी निकाली गई रथ यात्राएं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। कहा, हमला हुआ तो तबाह कर देंगे क्षेत्र के सभी बुनियादी ढांचे। खाड़ी देशों ने बढ़ाई सुरक्षा। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और आर्थिक स्थिरता उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। नई दिल्ली में आयोजित 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ हुई अलग अलग द्विपक्षीय बैठकों में भी समुद्री सुरक्षा से लेकर सीमा पार आतंकवाद और साइबर खतरों तक कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई और कई मसलों पर सहमति बनी। 5वें बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्क्लेव भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी बिम्स्टेक देशों के एनएसए के साथ ही वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। सम्मेलन में सभी देशों का फोकस आतंकवाद से निपटने पर रहा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। संगठित अपराध की रोकथाम और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने पर भी व्यापक बातचीत हुई। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर भी मंथन हुआ। सम्मेलन में पूरे क्षेत्र में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने पर भी फोकस रहा और इसके लिए मिलकर काम करने पर भी बात हुई। We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organized crime,
cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together. बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत के अलावा सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। श्रीलंका के रक्षा सचिव एवीएम संपत युवाकोंथा के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, समुद्री निगरानी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। वहीं थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव चटचाई बंगचुआट के साथ भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की सुरक्षा, साइबर अपराध, इंटेलिजेंस शेयरिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स के खिलाफ साझा कार्रवाई पर सहमति बनी। बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग में समुद्री सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर चर्चा हुई। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भी बात हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग और अवैध घुसपैठ रोकने पर भी बात हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों को मिलकर काम करना होगा। For India, BIMSTEC represents our vision of neighborhood first, our commitment to Act East policy and the Mahasagar vision, which stands for mutual and holistic advancement for security and growth across regions. बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है। बिम्स्टेक देश में करीब 1.8 अरब लोग रहते हैं, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 22% है, जबकि इन देशों की संयुक्त जीडीपी $5 ट्रिलियन से अधिक है। क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर आर्थिक स्थिरता तक नई दिल्ली में हुई यह बैठक केवल सुरक्षा एजेंसियों की औपचारिक बैठक नहीं रही, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में साझा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र ही पूरे इंडो पैसिफिक की मजबूती की आधारशिला बनेगा। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिम्स्टेक के मौजूदा सम्मेलन में किन अहम मसलों पर बात हुई और कैसे ये मंच भारत की तमाम जो नीतियां हैं उसको एक विस्तार देता हुआ नजर आता है, या कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको जिक्र करके बताते हैं। बिम्स्टेक के जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक थी उसमें आज किन मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण आतंकवाद जैसा मसला था, साइबर सुरक्षा की बात थी, जो संगठित अपराध है उससे कैसे निपटा जाए मिलकर, और समुद्री सुरक्षा को कैसे व्यापक पैमाने पर एक सहयोग के साथ आगे बढ़ाना है, इस विषयों पर विस्तार से बात हुई। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो, आपदा प्रबंधन की बात हो, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की बात हो, या फिर नए जो सुरक्षा के उभरते हुए खतरे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इन तमाम मसलों पर विस्तार से आज की मौजूदा बैठक में चर्चा हुई है और इस पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। बिम्स्टेक के प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो जो इसके मुख्य उद्देश्य उसका अगर जिक्र करें तो आर्थिक विकास को बढ़ाना, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी को मजबूती देना, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान में सहयोग को आपसी देशों के बीच में बढ़ाना और आतंकवाद, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मसलों पर सहयोग को बढ़ाकर इनसे निपटने पर भी काम होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, गरीबी उन्मूलन से मिलकर कैसे लड़ना है, इन तमाम विषयों पर उद्देश्य के साथ बिम्स्टेक एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ गतिशील मंच के तरीके से काम कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने इसका जिक्र किया, लेकिन किस तरीके से बात यहां से आगे बढ़ती नजर आती है उसके भी आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको जिक्र करते हैं। और भारत के लिए क्यों आखिर ये बिम्स्टेक का मंच महत्वपूर्ण है, सार्क का प्रभावी विकल्प के तौर पे, क्योंकि सार्क लंबे समय से निष्क्रिय मंच बन गया, ऐसे में बिम्स्टेक के माध्यम से एक प्रभावी मंच बन के उभरा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण मंच है। नेबरहुड फर्स्ट की जो भारत की पॉलिसी है उसको मजबूती देता नजर आता है। इसके अलावा भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसको अगर बंगाल की खाड़ी के माध्यम से जोड़ा जाए तो विकास का एक नया रास्ता खुलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर जो कनेक्टिविटी का फोकस है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कालादान, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को लेकर भी ये मंच अपने आप में बहुत मददगार या उसको गतिशीलता देता नजर आता है। और अगर इसके महत्व की बात की जाए तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण समारोह था तो भारत की ओर से इन तमाम बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था जो शपथ ग्रहण समारोह के अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे। समुद्री सहयोग के भारत के सागर विजन की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी सागर इसका एब्रिविएशन है।
इस विजन की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से की थी। इसमें सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, आपदा राहत पर फोकस किया गया था इस सागर विजन में, जिसमें क्षमता निर्माण, समुद्री सहयोग पर जोर खासतौर पर दिखाई पड़ा था और समुद्री सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत ने अपनी एक बढ़ी हुई भूमिका इस सागर विजन के आधार पर तय की थी। लेकिन यहां सागर से अब बात आगे बढ़ती है महासागर की। अगली प्लेट में आपको बताते हैं कि किस तरीके से भारत सागर से अब महासागर के विजन की ओर बढ़ा है, जिसका मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ये महासागर विजन का एब्रिविएशन है। 2025 में पीएम मोदी ने एक विजन को सामने रखा। मॉरिशस की यात्रा के दरमियान सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, तकनीक, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास पर भारत का जोर है, जिसमें सहयोगी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात है। इसके अलावा हिंद महासागर को ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाने का लक्ष्य लेकर भारत आगे चल रहा है, जिसमें मित्र और सहयोगी देशों के साथ कदम ताल करता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है इस महासागर विजन के साथ में। तो विम्स्टेक के मंच में महासागर का विजन भी साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा है। समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत की कूटनीतिक तमाम जो पहले रही हैं, ताकि एक सुरक्षा का व्यापक पैमाना समुद्री सुरक्षा के तौर पर क्षेत्र में हो सके, उस लिहाज से भारत ने स्वदेशी युद्धपोतों, सर्वेक्षण पोतों, इनको नौसेना में शामिल किया गया, तमाम एजेंसियों में शामिल किया गया। इंडो पैसिफिक में देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के साथ में आगे तेजी से बढ़ा जा रहा है। सहयोगी देशों की रणनीतिक विकास परियोजनाओं में भारत भागीदार के तौर पर लगातार काम कर रहा है। समुद्री सैन्य अभ्यास पर जो सहयोगी मित्र देश हैं, उनके साथ मिलकर भी तेजी से काम हो रहा है। कई देशों के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते भारत ने किए हैं, समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को बढ़ाया है। व्यापार, कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी का भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लगातार सहयोगी देशों के साथ काम हो रहा है। तो इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को और ज्यादा मजबूत किया गया है महासागर के विजन के माध्यम से। भारत ने इन तमाम क्षेत्रों में और इस भारत के बढ़ी हुई भूमिका को तमाम सहयोगी देश भी लगातार स्वीकारते नजर आ रहे हैं। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भारतीय विजन का विस्तार, विम्स्टेक यानी विम्स्टेक भारतीय विजन के विस्तार के तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वीना सीकरी जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमृता सीकरी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि विम्स्टेक की आज के समय में उसकी प्रासंगिकता कहिए या उसको किस प्रकार से रिलेवेंट कहा जाए, और इसका जो गतिशीलता है वो कैसे भारत के लिए बड़ा जरूरी है, और आज की जो बैठक जो एनएसए लेवल की, सिक्योरिटी लेवल्स की जो हुई है, उसमें क्या कुछ बड़े आउटकम्स आप देख रही हैं? जी, मैं समझती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक हुई है, बिम्स्टेक के सिक्योरिटी चीफ्स, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और सिक्योरिटी चीफ्स की सहमति सब चीज़ों पे जो आपने जिक्र किया, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन चीज़ों पे सिक्योरिटी चीफ्स की सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जब फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे बात होती है, और अक्सर सारे जो मीटिंग्स होते हैं विदेश नीति पे ही होते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी का जो मामला है ये एक तरफ हो जाता है। और लेकिन हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी के लिए और एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी के लिए इनका जो मेल हो रहा है बिम्स्टेक में, बिम्स्टेक एक मेल है, एक पुल है जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच बंधा हुआ है। और इसमें जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है साउथ एशियन नेबर्स के लिए, और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स के लिए, हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड जो है, इनका जो मिश्रण होता है ये बिम्स्टेक के थ्रू होता है। और इसमें जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं ये बिल्कुल प्राथमिकता लेती हैं, क्योंकि इसमें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कम्युनिटी वेलफेयर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल करना चाहते हैं, सारी चीज़ों में सिक्योरिटी इश्यूज पे समझौता बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अन्य चीज़ें जो हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी, कॉमन वेलफेयर, ये सब चीज़ें आगे बढ़ सके सिर्फ अगर काउंटर टेररिज्म पे समझौता हो और सारे देश ये नियुक्त कर लें कि हम काउंटर टेररिज्म करेंगे और टेररिज्म के ग्रुप को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। साइबर सिक्योरिटी की बात है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो मामला है, हमने देखा है कि आज के दिन में क्वाड की समिट पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन होगी या ना होगी, इन देशों के साथ जो इंडो पैसिफिक के साथ जुड़ी हुई हैं, इनके साथ हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी पे समझौता बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा हुई थी, निर्णय हुआ है, और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स की बैठक दिल्ली में हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फास्ट
फार साइटेड है और जी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है इंडो पैसिफिक पे, बिम्स्टेक पे, इन्हें फुलफिल करने के लिए ये सिक्योरिटी चीज की बैठक उसको बहुत आगे जरूरी। बढ़ाता हुआ नजर आता है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, किस तरह से आप देखते हैं बिम्स्टेक का मंच हो और सिक्योरिटी कंसर्न्स में एक साझे हित के साथ हम विकास को भी लेकर आगे बढ़ने के लिए तत्पर नजर आते हैं। भारत का महासागर विजन भी खासतौर से आज जिसका जिक्र एनएसए डोभाल साहब ने भी किया है, आपको लगता है कि एक कोर एरिया है जो हमको कॉमन कंसर्न्स के साथ कॉमन गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करता है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बिम्स्टेक को समझते हैं तो पहली बात यह है कि बिम्स्टेक एक तरीके से ये ट्रांस रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है कि जहाँ पे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के महत्वपूर्ण देश इसके सदस्य हैं। ये निश्चित रूप से एक तरीके क्योंकि भारत का जो एक थ्रस्ट था कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इस क्षेत्र में हम कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएं, तो पाकिस्तान बहुत कुछ हद तक सहयोग इसमें नहीं कर पा रहा था और एक तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक हर्डल क्रिएट किया हुआ था। तो भारत ने एक विकल्प के रूप में बिम्स्टेक देशों का एक संगठन बनाया और इसमें आप देखिए कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और 2 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थाईलैंड एंड म्यांमार इसके सदस्य हैं। इस नीति के बेसिकली आप मोटे तौर पे आप देखते हैं कि एक तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के पार्ट हो गया। इसी को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी आगे बढ़ाता है, उसको भी संवर्धित करता है, चाहे वो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखो। और सिक्योरिटी में मैं बात कहूंगा कि 2 तरीके की, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है जिसमें आप मिलिट्री, खासकर जब बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं और जिस तरीके से चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट म्यांमार में और बांग्लादेश में करना चाहता है और जो सोनादिया पोर्ट और हबन टोटा पोर्ट और जो डेवलप कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम सिक्योरिटी के हिसाब से भी इन देशों के साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट है। और आप ये कहें कि मोटे तौर पे वो जो हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जिसमें आसियान की सेंट्रलिटी है, वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का भी पार्ट है कि हम किस तरीके से जो बढ़ता हुआ चाइनीज प्रभाव है खासकर सुरक्षा की दृष्टि से और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, जब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं और किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाते हैं तो लगता है कि पूरा चाइनीज शैडो बना हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, सर्विस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो भारत ने एक पहल की कि जो कहते हैं कि भारत का जो है कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें कि हम जो भारत एक निश्चित रूप से एक रिप्लेसमेंट और आप ये कहिए एक सपोर्टिव हैंड होगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, तो उसमें बिम्स्टेक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात आती है 2 चीजें जो भारत का हमेशा, एक तो मानव केंद्रित विकास की हम जो बात करते हैं तो मानव और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी ये पक्ष बहुत मजबूती के साथ में है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ये पक्ष बहुत, और ये भारत का कहीं ना कहीं कोर एक तरीके से अप्रोच है जिसका सहयोग तमाम देशों के साथ मिलता हुआ नजर आता है। मैं तो सीख रही क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट की बात हो या फिर हम एक्ट ईस्ट की बात करें, महासागर विजन की बात करें, भारत की जो फ्री नेविगेशन की पॉलिसी है, सिक्योरिटी है, जो तमाम देशों के साथ में मिलकर आगे बढ़ने को लेकर भारत जो रीजनल जो तरीके से आर्किटेक्ट खड़ा कर रहा है फ्री नेविगेशन को लेकर, उसमें तमाम सहयोगी देशों का भारत को लगातार साथ मिलता नजर आ रहा है। और हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री मोदी के दौरों, जो विदेश दौरे, उसमें भी ये दिखाई पड़ता है। आपको लगता है कि भारत की इस बढ़ती हुई भूमिका को सहयोगी देशों का लगातार सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल। मैं तो सोचती हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है महासागर का, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, इसमें ये जो विजन है ये रीजनल विजन है। बिकॉज मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है वो एक देश अपने आप कर नहीं सकती क्योंकि नेबर्स की बहुत ज़रूरत होती है। और ये जो हमारी कोस्ट लाइन है ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को स्ट्रैडल करती है, दोनों में मिलती है। इसलिए
मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक के लिए सब देशों को इकट्ठा मिलजुल के इसे निपटाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ की बहुत कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जो आज ये बैठक हुई है इंडिया में, इसमें रीजनल तौर पे हम कलेक्टिवली सारे लीडर्स को, सिक्योरिटी चीफ्स को बता रहे हैं कि देखिए ये सब चीज़ें हमें मिलजुल के करना है, ये आपके लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है। इस पे ट्रेड बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर सिक्योरिटी मेजर्स सब मिल के लें, तो ट्रेड बड़ा अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, और इंडिविजुअल पीपल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जो हम करना चाहते हैं, टेररिज्म के खिलाफ जो काम करना चाहते हैं, उसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और आजकल हमने देखा है कि बांग्लादेश वगैरह देशों में कैसे रेडिकलाइज ग्रुप्स की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए ये उनको बताना कि देखिए ये आपके लिए ठीक नहीं है और सबके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एक देश में ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएं और टेररिस्ट ग्रुप्स इकट्ठे हो जाएं तो पूरे रीजन में फैल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे मौकों पे ये मैसेज जो है सारे देशों को इकट्ठा जाता है, और कोई अलग से एक एक में कहना वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जैसे रीजनली कहना सिक्योरिटी इश्यूज पे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो हमारी बैठक आज हुई है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के का विजन जो है इंडो पैसिफिक के लिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए, नेबरहुड फर्स्ट के लिए, ये सब का जिक्र बहुत जोरों से हुआ है, इफेक्टिवली हुआ है। जी संजय भारद्वाज जी, क्योंकि जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से भारत तमाम देशों के साथ, चाहे वो ग्लोबल मंच हो या फिर रीजनल इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हो, भारत सहयोग के दायरे को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें न सिर्फ भारत के हित जुड़े हुए हैं बल्कि वैश्विक भलाई को लेकर भी भारत की बात आज आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। बिम्स्टेक भी उस प्रकार के भारत के विजन को विस्तार देता हुआ एक मंच दिखाई पड़ता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से जब हमने G20 सम्मेलन को होस्ट किया था, उसके बाद से जो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक वॉइस दुनिया के सामने बना था, और हमने कोशिश किया था कि जो ग्लोबल कॉमेंट्स हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, टेररिज्म हो, एनर्जी, ये सब, समुद्री सुरक्षा हो, इन सब को भारत पुरजोर रूप से दुनिया के सामने रखेंगे। और जो ग्लोबल गुड्स की जहां बात आती है, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, जो डिजिटल डिवाइड्स हैं, नॉलेज डिवाइड्स हैं, इन सब से हम किस तरीके से एकजुट होकर हम निपट सकते हैं। देखिए, 4 पॉलिसी अप्रोचेस भारत ने बिम्स्टेक के माध्यम से, बिम्स्टेक के मंच से आगे बढ़ाई है। पहली बात कि हम फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और देखिए हमारे महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने ट्राई नेशंस, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। हम वियतनाम तक इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर पूरा साउथ ईस्ट एशिया फिजिकली भारत से कनेक्ट हो गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारत का जो 70% व्यापार ईस्ट के तरफ होता है, मुझे लगता है और ज्यादा इसका क्वांटम बढ़ेगा। साथ ही साथ जो कालादान मल्टी मॉडल आपने जिक्र किया, $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, वो भारत को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है, मिजोरम जो हमारा प्रोविंस है उससे, तो वो एक अलग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। दूसरा, जो हम कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो बिम्स्टेक के में जो साउथ ईस्ट एशिया के 2 कंट्रीज हैं, उनके अलावा भी जो हम कंट्रीज है, उसमें हम ईस्ट एशिया समिट है, या आसियान डायलॉग पार्टनर है, या बाकी इन्वेस्टमेंट, जैसे मोदी जी अभी इंडोनेशिया गए, तो उसमें किस तरीके से हम क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में हम कॉपरेशंस कर सकते हैं, एनर्जी कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन से। तो बेसिकली भारत की जो नीति है कि एनहांस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विद दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो उसमें कॉमर्शियल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। तीसरा जो पक्ष है, कैपेसिटी बिल्डअप, और कैपेसिटी बिल्डअप में आप देखिए कि जो बिम्स्टेक के देश हैं, उनके पास में सबसे ज्यादा बड़ा रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल है, और उसमें भी ह्यूमन कैपिटल में भी जो स्किल्ड, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिमांड पूरे दुनिया में है। चाहे वो सिंगापुर में जाइए, आगे आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी जाइए, तो दुनिया का एक तरीके से चाहे आईटी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, इन सब सेक्टर में भारत का जो स्किल्ड, हाई स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। तो भारत कैपेसिटी बिल्डअप में, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, उसमें ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से सहयोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आखिरी जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये सब हार्ड पावर के रूप में नहीं,
टेररिज्म एक इश्यू है, समुद्री सुरक्षा एक इश्यू है, और बाकी दुनिया की, लेकिन उसमें एक भारत का हमेशा एक अप्रोच रहा है, सॉफ्ट पावर का अप्रोच, कि हम भारत की जो सांस्कृतिक जुड़ाव है दुनिया से, जो भारत की अपनी एक अनोखी संस्कृति है, उसके माध्यम से हम दुनिया से जुड़ेंगे। और बिल्कुल, और शायद हमारे जो उसका आधार है वो हमेशा उसको और मजबूती प्रदान करता नजर आता है। मिस्टर सीकरी, क्योंकि सार्क की निष्क्रियता के बाद में बिम्स्टेक जैसा मंच जो एक गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता हुआ और आज के समय की जो समस्याएं हैं उसकी व्यवहारिक ज़रूरतों का या व्यवहारिक समाधान निकालने के लिहाज से भी एक बेहतर मंच बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, बिम्स्टेक का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा है। सार्क में तो वैसे तो भारत तो तैयार है सार्क में, लेकिन हमने बिल्कुल कहा है कि टॉक्स एंड टेरर डोंट गो टुगेदर। तो जब तक पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल टेररिज्म से ड्रेंच्ड है और वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का बिल्कुल एक दुनिया में सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर है, तब तक तो पाकिस्तान के साथ सार्क में कुछ भी बढ़ोतरी बायलैटरल रिलेशन में भी या सार्क के जरिए बिल्कुल कुछ एडवांसमेंट हो ही नहीं सकती, वो करना ही नहीं चाहते और वो एक प्रिवेंटिव बन जाते हैं। इसलिए हम सार्क को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात जो है वो बहुत बीच में आ जाती है। बिम्स्टेक में ऐसी कोई अड़चन नहीं है और सारे बिम्स्टेक के देशों के जरिए हम देखते हैं कि पूरी यूनाइटेड अंडरस्टैंडिंग है और वो तैयार है। जरूर आजकल के दिन में पाकिस्तान अपना रोल बांग्लादेश पे बहुत हावी कर रहा है और वो उसकी पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश को भी अपनी तरफ खींच के ले जाए, लेकिन बांग्लादेश की आवाम जो है वो पूरी तरह से तैयार है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, बिम्स्टेक के लिए। बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट भी ढाका में ही बेस्ड है, तो इसमें बांग्लादेश का हाथ बहुत जरूरी है क्योंकि सेक्रेटेरिएट उन्हीं के देश में है। तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि बिम्स्टेक की जो ऐसे मीटिंग्स होती हैं, कलेक्टिव मीटिंग्स होती हैं, उससे बिम्स्टेक की गतिविधि बहुत बढ़ेगी, आगे भी अपना रिलेवेंस को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देश को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कल। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब बात एक नई शुरुआत की। देश अब हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग लगाने को तैयार खड़ा है।
रेलवे के इतिहास में पहली बार हाइड्रोजन चालित ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जींद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यही नहीं, इस अवसर पर हरियाणा को सड़क, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। नमो ग्रीन रेल, और ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन को रन करेंगे। और सबसे खास बात इस ट्रेन की है कि ये दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेन रहेगी। देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच देखने को मिलेगी। ट्रेन के गति पकड़ने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन चालित ट्रेनें परिचालन में हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी ताकत इसके सिलेंडर होते हैं। ये सिलेंडर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सिलेंडर लगे हुए हैं और पीछे तक कुछ इसी तरीके से लगे हुए हैं। इनकी संख्या 27 है। हाइड्रोजन को बिजली में बदलकर चलने वाली ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन की होगी। इसमें पानी का भाप ही उप उत्पादन के रूप में निकलता है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं, जो इसे अब तक की विकसित की गई सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में से बनाती है। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। जींद में ही हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। इसमें सुलभ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला काला अम्ब राजमार्ग, जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड राजमार्ग, हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी पंडित नेकी राम शर्मा सरकारी मेडिकल कॉलेज भिवानी, महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज और राव तुला राम अस्पताल, कोरियाबास, नारनौल सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की भी स्थापना प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, जो सिख धर्म के तमाम जो लोग रहे हैं उनकी शिक्षा और उनके योगदान को भी लोगों को बताएगा। कैमरामैन मोर मुकुट और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिंद, हरियाणा। तो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के साथ भारत एक बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा के साथ में एक ऐसा ऊर्जा का विकल्प मिलेगा जो अपने आप में भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा जिनके पास में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का पूरी विस्तार की एक प्रक्रिया मौजूद है। तो हरियाणा के जींद से सोनीपत के रूट पर चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का रेल यातायात और पर्यावरण पर किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आंचल गुलाटी मुंबर। पर्यावरण के अनुकूल और ज्यादा ऊर्जा कुशल पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जी हां, भारतीय रेल अब रफ्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देश में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को ऊर्जा के क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव माना जा रहा है, जो प्रगति का सूचक है। जींद सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली ये 10 कोच वाली ट्रेन जहां डीजल पर निर्भरता और ईंधन खर्च को कम करेगी, वहीं बिना इलेक्ट्रिफिकेशन वाले रेल मार्गों पर भी ये उपयोगी साबित होगी। 1200 किलोवाट वाले इंजन, आधुनिक सुरक्षा सेंसर और इमरजेंसी सिस्टम से लैस इस ट्रेन में 24 घंटे निगरानी और प्रशिक्षित तकनीकी टीमें भी तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल ये कि कैसे चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और इसके पीछे का साइंस क्या है, आइए आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक यानी हाइड्रोजन का उपयोग कर जो केमिकल की प्रक्रिया है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करना, जिसमें केवल भाप ही उत्सर्जित होती है। और इस तरह से ये पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उस पर आधारित जो
अलग अलग रेल प्रणालियां हैं उसका एक स्वच्छ विकल्प है। अब होता यह है कि टैंक में स्टोर्ड हाइड्रोजन गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल सेल आखिर है क्या। आपको बताएं कि फ्यूल सेल ऊर्जा उत्पन्न करने का एक नया तरीका है। यह एक प्रकार की बैटरी है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाती है और इससे केवल भाप निकलता है, धुआं या प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ साथ ये बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर से चलाती है जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन गैस ही ईंधन का काम करती है और ये गैस फ्यूल सेल बिजली बनाती है और बिजली मोटर को चलाकर ट्रेन को गति देती है। इसीलिए इसे स्वच्छ, ग्रीन और वातावरण के अनुकूल ट्रेन माना जाता है। ईंधन भरने के लिए हाइड्रोजन की जो संपीड़न प्रणाली है उसके साथ साथ आवश्यक तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण पुर्जे यहां उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि विश्वसनीय और त्रुटि रहित संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। और इसका हम कह सकते हैं रिजल्ट ये कि शांत और प्रदूषण मुक्त संचालन सुनिश्चित हो पाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बैटरी में ही स्टोर हो जाती है फ्यूचर पर्पस के लिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए अलग से एक कंप्रेसर यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। हाइड्रोजन उत्पादन, उसका भंडारण और वितरण केंद्र में स्थापित हाइड्रोजन रिसाव और आग का पता लगाने वाले विभिन्न सुरक्षा सेंसर्स की नियमित रूप से जांच और सफाई की जाएगी ताकि धूल जमा ना हो और सुरक्षित संचालन पॉसिबल हो पाए। हाइड्रोजन तकनीक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना को बढ़ावा देने में भी ये तकनीक मददगार है। इस योजना के तहत ऐसे मार्गों पर स्वच्छ ऊर्जा आधारित ट्रेन संचालन की संभावना बढ़ जाएगी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इस तकनीक के उपयोग से देश में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग जहां बढ़ेगी, वहीं उत्पादन संयंत्रों और स्थानीय रिफिलिंग स्टेशनों में भारी निवेश आएगा। हाइड्रोजन आधारित रेल प्रणालियों को अगर हम देखें तो सतत परिवहन के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। इस पहल के साथ भारत, जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। ये तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, इसलिए वर्तमान में केवल कुछ ही देश ऐसी प्रणालियों का संचालन या परीक्षण कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी, साथ ही स्वदेशी तकनीक से विकास के बढ़ते नए आर्थिक अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तो देखा आपने कि हाइड्रोजन से ट्रेन कैसे चलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। तो प्रधानमंत्री कल इसकी एक बड़ी शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के कल के दौरे में कुछ और भी खास है, उस खबर से भी आपको वाकिफ कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जालंधर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृतसर और वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना का मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट बनकर तैयार है। यात्री सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से ये स्टेशन अब आधुनिक और दक्ष है। इसी आधुनिक सुविधाओं के साथ जालंधर सहित देश के 75 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी का उद्घाटन करेंगे। विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। स्टेशन के वास्तुकला में स्थानीय स्थापत्य और संस्कृति को भरपूर स्थान दिया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण में 1570 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिनका उद्घाटन होगा, सबसे बड़ा ये है जो 100 करोड़ के से ऊपर है। बाकी पंजाब में अनंदपुर साहब है, गुरु खालसे की धरती, और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो साहिबजादा जी के नाम पे ऊपर है, महाली का रेलवे स्टेशन और श्री मुक्तसर साहब। ये 4 स्टेशन पंजाब के हैं जो अभी तैयार हैं। बाकी 30 हो रहे हैं। जिस जिस तरीके से तैयार होते जाएंगे ये लोगों के लिए
समर्पित प्रधानमंत्री जी करेंगे। परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार लाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री 830 करोड़ रुपए की लागत से बनी दौलतपुर चौक करतोली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क काफी मजबूत होगा। वहीं करतोली अंबाला और अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्टेशन बनी है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, रायगढ़ से हूँ। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं। स्टेशन तो बहुत शानदार बना है, एयरपोर्ट वाला फील है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कि लाइक शॉप्स वगैरह हो गए। इट मेक्स द ट्रैवल मच मोर ईजियर, कि मतलब हम लोग ट्रैवल ईजी कर पाते हैं। रेल के अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना को मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री 25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे से न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ काशी से आवाजाही और आसान होगी। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जालंधर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के हरियाणा और पंजाब के दौरे में बहुत कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी सीमा सुरक्षा में बीआरओ की अहम भूमिका की। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर देखते हैं बीआरओ से जुड़ी हुई। देश की सीमाओं को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य में आधुनिक तकनीक और मजबूत सामरिक अवसंरचना को नई दिशा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में बीआरओ रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की नई डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप संगठन की भूमिका को भी रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने बीआरओ की नई डिजिटल परियोजना प्रबंधन और भर्ती प्रणालियों का शुभारंभ किया। साथ ही संगठन के 3 प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन और बीआरओ गान का अनावरण भी किया।
रक्षा मंत्री ने सामरिक अवसंरचना विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं को सम्मानित किया। सम्मेलन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, अवसंरचना विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और प्रौद्योगिकी साझेदार शामिल हुए। सम्मेलन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना विकास को गति देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सतत निर्माण पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक सैन्य तकनीकों के विकास के बावजूद सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाह जैसे सामरिक ढांचे भविष्य के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ ने एक साधारण सड़क निर्माण एजेंसी से आगे बढ़कर दुनिया के प्रतिष्ठित सामरिक अवसंरचना संगठनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन के मामले में बीआरओ को अग्रिम पंक्ति का मैं एक संगठन मानता हूं। अटल टनल हो, सेरा टनल हो, आज जिस गति से आप सभी लोग कठिन से कठिन टेरेन में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सड़कें और हाईवे बना पाने में सक्षम है, ऐसा हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ का लक्ष्य केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर प्रकार की कनेक्टिविटी पहुंचाकर वहां के नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इससे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विश्वास और राष्ट्रीय एकीकरण दोनों मजबूत हुए हैं। हमारा लक्ष्य केवल भारत के नक्शे पर सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक के मन में यह विश्वास बनाना है कि देश का कोई भी कोना अब हमसे दूर नहीं है। हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले समय में बीआरओ की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए संगठन को नई तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा। युद्ध का पहला मोर्चा कभी कभी सीमा पर नहीं है, बल्कि उस सड़क पर बनता है जो सैनिक को सीमा तक पहुंचाती है। इसलिए जो सड़क बनाता है वह भी राष्ट्र की सुरक्षा का उतना ही बड़ा प्रहरी है। बीआरओ रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि बदलते सुरक्षा परिवेश में अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत कनेक्टिविटी और आधुनिक सामरिक अवसंरचना ही देश की सामरिक क्षमता को नई मजबूती देंगे। सरकार का जोर सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज, सुरक्षित और आधुनिक अवसंरचना विकसित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को और सशक्त बनाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीआरओ भी अपने आप में देश के सच्चे प्रहरी के तरीके से देश सेवा में काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने साफ तौर से उनके योगदान की सराहना की है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी आस्था की। भक्तों के बीच भगवान जगन्नाथ, आज से हुई है रथ यात्रा की शुरुआत। क्या रही विहंगम तस्वीरें, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं, पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप।
परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आस्था, परंपरा और संस्कृति के अद्भुत संगम का आज पूरा देश साक्षी बन रहा है। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। पुरी में महाप्रभु के दिव्य दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा तो देश के कई अन्य शहरों में भी भक्ति का वही उल्लास देखने को मिला। तमाम शहरों में निकाली गई यात्राओं में जहां भक्तों की भीड़ नजर आई तो मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना आज देखने को मिली। देखिए श्रद्धा और समर्पण से सराबोर ये खास रिपोर्ट। सजे रथ पर विराजे जग के नाथ, आस्था ने थाम लिया हर हाथ। भक्ति भाव से गूंजा संसार, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन भोर की पहली किरण के साथ ही देश भर में भक्ति की लहर दौड़ गई है, जिसने आकाश से लेकर धरा तक गुंजायमान कर दिया है। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दिल्ली और वाराणसी तक हर शहर की सड़कें महाप्रभु के स्वागत में पलके बिछाई नजर आईं। पूरा देश एक ही रंग में रंगा है, भक्ति का रंग। शंख की गूंज, नगाड़ों की थाप और लाखों कंठों से एक साथ निकलता जय जगन्नाथ का उद्घोष। सनातन धर्म के सबसे विराट उत्सव भगवान जगन्नाथ के विश्व विख्यात रथ यात्रा का ये पावन दिन है, जिसकी प्रतीक्षा हर श्रद्धालु वर्ष भर करता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आए और जैसे ही महाप्रभु के रथों की रस्सियों पर हजारों लाखों हाथ एक साथ जुटे, पूरा पुरी जय जगन्नाथ, जय बलभद्र और देवी सुभद्रा के जय घोष से गूंज उठा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरे वैदिक विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य रूप से आरंभ हो चुकी है। तय परंपरा के अनुसार तीनों दिव्य रथों को खींचने की शुरुआत हुई और लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान बलभद्र का तालध्वज रथ, देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ और अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर रवाना हुआ। भक्तों का उत्साह ऐसा था कि बारिश से भी उनकी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे पहले पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव ने सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार स्वर्ण जड़ित झाड़ू से तीनों रथों की सफाई कर छेरा पहरा अनुष्ठान संपन्न किया और पवित्र जल का छिड़काव किया। इसके बाद लकड़ी के घोड़े जोड़े गए और जैसे ही रथ आगे बढ़े, पूरा पुरी भक्ति के सागर में डूब गया। महाप्रभु की रथ यात्रा अब अगले 9 दिनों तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में विराजमान रहेंगे। 24 जुलाई को बाहुदा यात्रा के साथ तीनों वापस श्री मंदिर लौटेंगे और 25 जुलाई को सुनावेश के अवसर पर स्वर्णाभूषणों से उनका श्रृंगार किया जाएगा। सिर्फ पुरी ही नहीं बल्कि पूरा देश भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में 400 वर्ष पुराने जगन्नाथ मंदिर में 149वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पारंपरिक छेरा पहरा की रस्म निभाते हुए सोने के झाड़ू से रथ के मार्ग की प्रतीकात्मक सफाई की। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तड़के मंदिर पहुंचे और मंगला आरती में शामिल हुए। लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्यागराज नगर में आयोजित रथ यात्रा में भाग लिया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं के साथ रथ की रस्सी खींचकर आस्था का संदेश दिया।
वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस्कॉन की 55वीं वार्षिक रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राधा माधव की आरती की और भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष पारंपरिक छेरा पहरा अनुष्ठान निभाने के साथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया। दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने उनके द्वार तक आते हैं। ये उत्सव समानता, सेवा, समर्पण और लोक कल्याण का संदेश देता है। और जब लाखों हाथ एक साथ महाप्रभु के रथ को आगे बढ़ाते हैं, तब वो केवल लकड़ी का रथ नहीं चलता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति की अमर परंपरा आगे बढ़ती है। ओडिशा के पुरी से सिंपुल नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आस्था, परंपरा और संस्कृति से सराबोर इन विहंगम तस्वीरों ने अपने आप में ये दिखा दिया कि भारत की सनातन संस्कृति लगातार कैसे आज भी लोगों को एक धागे में पिरोकर रखती है। इसी महत्वपूर्ण खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक